कभी हमको गाली देकर चला गया, ठीक है, अब हमको गुस्सा आया, ट्रक में बैठा हुआ था, भगा कर ले गया, हमको गुस्सा आया कि इससे तो बदला लेना है, ठीक है, अब बदला लेना, हमने पत्थर उठाया, हमने कहा पत्थर मारेंगे इसको फेंक कर, पता चल जाएगा इसी में, ठीक। तो अब ट्रक वाला जैसे इस तरीके से आ रहा है हमारे सामने से, ऐसे आ रहा है, तो हम ऐसे थोड़ी मारेंगे पत्थर, पता चला कि हमने पत्थर मारा, जितनी देर में पत्थर उड़कर वहाँ तक पहुँचा उतनी देर में ट्रक तो एक स्पीड में है, तो ट्रक आगे पहुँच जाएगा, तो ट्रक आगे निकल जाएगा और पत्थर कहीं और जाकर गिरेगा या किसी और बेचारे के जाकर लग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या अंदाज़ा लगाएंगे, हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि अच्छा अभी मेरा लाइन ऑफ साइट ये है, ट्रक अभी इस जगह पर है, अभी फेंक दे यहाँ पर ऐसे सीधे। अब मैंने पत्थर को इस तरीके से फेंका, इतने में ट्रक वाला यहाँ पर आया और ऐसा आया कि वो खिड़की से अंदर घूमता हुआ सीधा लगा ऊपर जाकर, ठीक है, और इतने में हमको मौका मिल गया कि इतनी देर में उसको लगेगा, वो संभलेगा, ब्रेक लगाएगा, इतने में तो मैं भाग जाऊँगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल मैं इस चीज़ का बता रहा हूँ कि ये रिजल्टेंट का एग्जाम्पल है। हमने फेंका तो इसी डायरेक्शन में था, लेकिन हमने रिजल्टेंट पहले से ही कैलकुलेट करा था कि वो यहाँ पर आएगा, तो एग्जैक्ट इफेक्ट यही होना पड़ेगा, गाल पर लगना पड़ेगा उसको। तो वही है कि हम चाहते हैं कि ये इस पॉइंट से ये इस पॉइंट पर पहुँच जाए, इस पॉइंट से ये इस पॉइंट पर पहुँच जाए, तो हम पहले से ही इसकी डायरेक्शन को टेढ़ा कर देंगे, क्योंकि नदी तो उस पर एक्ट करती ही रहेगी, तो वो करती रहेगी, सीधा सीधा होते हुए वो मेरी डिज़ायर्ड पोजीशन पर पहुँच जाएगा जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। अभी क्लियर है, ठीक है। अब आप ये देखिएगा, तो मैंने पहले से ही क्या करा, बोट वाले ने पहले से ही क्या करा कि अपनी बोट की डायरेक्शन ही टेढ़ी कर दी, ठीक। अब उसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो कहेंगे भाई साहब कहाँ जा रहे हो, हमें तो उधर जाना नहीं है, वो कहेगा नहीं समझ जाओ आप बात, मैं कर रखा है ना मैंने कैलकुलेट, ठीक है, हम वहीं जाएंगे, सामने वाली पोजीशन पर ही पहुँचेंगे, क्योंकि उसको डेली की प्रैक्टिस है, उसको मालूम है, तो वो बोट का जो है उसने मुँह टेढ़ा कर दिया, उधर को जा रहा है, लेकिन नदी तो उसको धक्का देती रहेगी ना, अब वो धीरे 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 धक्का देते देते जो ऐसे टेढ़ी गई थी, धीरे 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 अपने आप ही फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचते पहुँचते सीधी हो जाएगी। तो आप ये देखिएगा कि ये तो बोट हो गई, बोट की स्पीड क्या है 10 किलोमीटर/आवर, ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर/आवर होगी, और जो रिवर है वो रिवर जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, आप ये कहेंगे रिवर तो ऐसे पुश करेगी ना इसको, ठीक है, लेकिन वेक्टर का जब मैं एडिशन करूंगा तो दोनों के इनिशियल पॉइंट तो सेम ले लेता हूँ ना मैं, जैसे ये वेक्टर है 5 किलोमीटर/आवर, ये रिवर की स्पीड है, तो इस रिवर की स्पीड को मैं क्या करूँगा, पहले पैरेलली इस तरफ शिफ्ट करूँगा और इस तरफ शिफ्ट करके ऐसे करूँगा, बस इसकी डायरेक्शन ऐसे ऐसे चेंज नहीं कर सकते, किसी भी वेक्टर को मैं पैरेलली इधर इधर शिफ्ट कर सकता हूँ और आगे और पीछे शिफ्ट कर सकता हूँ। अभी क्लियर, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस 5 किलोमीटर/आवर को 10 किलोमीटर/आवर तो इस डायरेक्शन में था, 5 किलोमीटर/आवर को पैरेलली इधर लेकर आया और फिर इसके इनिशियल पॉइंट से मैच कर दिया, ये हो गया 5 किलोमीटर/आवर। जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट यहाँ आना चाहिए, ऐसे रिजल्टेंट ये आना चाहिए। तो अब हाँ, तो अब मेरे को क्या बताना है, मेरे को ये टोटल जो एंगल है ना बीच का, मेरे को ये एंगल बताना है 120 डिग्री, जो आंसर में दे रखा है 120 डिग्री, ये मेरे को कैलकुलेट करना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे थीटा, थीटा मुझे कैलकुलेट करना है, अभी 120 डिग्री नहीं लिख रहा हूँ, ये आंसर में दे रखा है, तो थीटा मुझे कैलकुलेट करना है, ये बीच का एंगल बताना है थीटा। अच्छा, तो a boatman can row with a speed of 10 km/h in still water if the river flows steadily at 5 km/h. In which direction should the boatman row in order to reach a point on the other bank directly opposite to the point from where he started? The width of the river is 2 km. तो इन्होंने रिवर की width बता दी 2 किलोमीटर। अब सुनिएगा, आप ये लोग थीटा कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट तो बताओ, रिजल्टेंट तो पहले ही बता दिया कैसे, width of the river is 2 किलोमीटर, width of the river is 2 किलोमीटर, ब्रैकेट में लिखो d, d मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ डिस्टेंस। अगर नदी चुपचाप है, स्टिल वाटर है, अगर नदी ऐसे फ्लो कर ही नहीं रही है, तो फिर तो जो वो बोटमैन है उसको भी दिखाई दे जाएगा पानी शांत पड़ा हुआ, सीधा चल, टेढ़ा चलने का क्या फ़ायदा है, तो फिर वो सीधा चलेगा इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसको रिजल्टेंट चाहिए, तो वो इसी डायरेक्शन में सीधा सीधा चलेगा। और स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर/आवर, ठीक है, तो विड्थ ऑफ द रिवर इज 2 किलोमीटर। अच्छा, और स्टिल वाटर में उसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर/आवर है। अच्छा,
तो हम क्या चाहते हैं, 2 किलोमीटर है ना, स्टिल वाटर मोस्टली इतनी है, किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया और मेरे को रिजल्टेंट स्पीड चाहिए। रिजल्टेंट स्पीड इस 2 किलोमीटर से रिजल्टेंट स्पीड और टाइम भी नहीं है, कैसे करें? Where he started to go. हाँ पर वो लेवल और रिजल्टेंट जो बैंक है लेवल का और रिजल्टेंट तो उसके बीच में 90 डिग्री का अंतर बनना नहीं सर बैंक और हाँ आगे के बीच में 90 डिग्री का अंतर बन रहा था तो cos थीटा बन गया 1 नहीं, cos थीटा तो 0 हो गया, 0 है तो अगर ये वाला लॉजिक लगाएं जो तुम कह रहे हो, ये पूरा का पूरा एंगल हमने थीटा मान लिया, तो ये इतना वाला एंगल जो है ये तो 90 डिग्री है, तो ये वाला कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कहूँगा कि ये वाला जो है ये हमारे पास हो जाएगा, ये वाली जो वेलोसिटी है रिजल्टेंट वेलोसिटी, अगर इसको मैंने v1 बोल दिया और इसको v2 बोल दिया तो ये हो जाएगी v इज इक्वल टू, जो अलोंग वाला कॉम्पोनेंट होता है उसको cos बोल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा v1 cos थीटा माइनस 90 cos थीटा माइनस 90, cos थीटा माइनस 90 का क्या करें, ये हो जाएगा v1। अब इसमें से आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया 90 माइनस थीटा, ये जानबूझ कर ले रहा हूँ माइनस को, क्योंकि मुझे पता है कि cos के अंदर अगर माइनस थीटा है तो वो cos थीटा के ही इक्वल हो जाता है, तो ये बन जाएगा v1 cos 90 माइनस थीटा। बताइए ये क्लियर है? cos के अंदर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, तो cos थीटा माइनस 90 बोलो या 90 माइनस थीटा बोलो एक ही बात है, और cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल, तो ये बन गया मेरे पास v1 साइन थीटा। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? सर एक बार दोबारा समझा देता हूँ। हम ये कहते हैं कि जब भी हमारे पास कोई एक लाइन तो ऐसे है सीधे और एक लाइन ऐसे है सीधे, ये जो बीच का एंगल है, ये जो टोटल एंगल है ना, ये टोटल एंगल तो थीटा ही है, ये टोटल एंगल तो थीटा है। अब ये बिल्कुल क्लियर है कि रिवर इस तरीके से फ्लो कर रही है और जो रिजल्टेंट है वो ऐसे है, तो यहाँ रिवर के फ्लो में और रिवर का जो मतलब एक कोने से दूसरे कोने पर पहुँचना है तो उसके बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री है, ये क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसका अगर इस तरफ वाला कंपोनेंट लूँगा, इसका अगर इस तरफ वाला कंपोनेंट लूँगा तो वो हमेशा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि v2 cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री 0 होता है। अच्छा, तो अब मैंने ये कहा कि इधर बचा मेरे पास v1 और ये वाला एंगल है 90 माइनस थीटा, थीटा माइनस 90 सॉरी, थीटा माइनस 90। तो अब आप ये देखिएगा कि जब अलोंग वाला कंपोनेंट होता है तो वो कॉस होता है, ठीक है, वो बताने की जरूरत तो नहीं है ना। तो अब आप ये देख लीजिए, ये हो गया मेरे पास v1 cos थीटा माइनस 90। अब हमने जानबूझकर क्या करा, क्योंकि cos था तो हम ये cos में ये काम कर सकते हैं कि हमने अंदर नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, cos है तो अंदर नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन गया 90 माइनस थीटा।
कॉस के अंदर अगर नेगेटिव साइन होता है तो वो अंदर ही कंज्यूम हो जाता है। तो ये 90 माइनस थीटा बन गया, ये माइनस गायब हो गया, अंदर ही खत्म हो गया। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो ये हो गया v1 साइन थीटा। तो मैंने इतना करके छोड़ दिया इसको कि ये v1 साइन थीटा हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि ये हमारे पास आ गया v1 साइन थीटा। ठीक है। अब क्या करें, अब इसका मैं रिजल्टेंट निकालूं। एक चीज़ तो ये होता है कि रिजल्टेंट निकालें, और एक चीज़ ये है हमारे पास कहीं से टाइम मिल जाता ना, क्योंकि इसका 2 किलोमीटर आ रहा है ना। टाइम हमारे पास इसको पता नहीं रखा कितना टाइम लगेगा। अगर मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालता हूँ, रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी इसकी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा। इसका अंडर रूट हो जाएगा। सही है, ठीक। और हमने वैसे देख लिया कि इसका अगर हम कंपोनेंट देखें इस तरफ तो वो 0 हो गया, और इसका कंपोनेंट देखें तो v1 साइन थीटा हो गया। तो हमारे हिसाब से तो v1 साइन थीटा आ रहा है, ठीक है। तो इसको v1 साइन थीटा लिख लो। भाई रिजल्टेंट वेलोसिटी जो v है वो v1 साइन थीटा आ रही है, तो v1 साइन थीटा लिख दिए। अब क्या करिए, अब आप इसमें v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर कितना हो गया 10 का स्क्वायर, v2 स्क्वायर कितना हो गया 5 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू v1 10 और v2 5 और cos थीटा इज इक्वल टू v1 कितना 10 और 10 साइन थीटा। ये हो गया। ये हो गया 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 प्लस 2 10 20 और 5 100 cos थीटा, 100 cos थीटा इस पूरे का अंडर रूट इज इक्वल टू 10 sin थीटा, इज इक्वल टू 10 sin थीटा। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो जितना भी ये स्क्वायर रूट है इधर का स्क्वायर रूट हट जाएगा। 100 प्लस 25 इज 125 प्लस 100 cos थीटा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर इज 100 और sin थीटा का स्क्वायर इज sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो गया 125 प्लस 100 cos थीटा। अब इधर तो साइन स्क्वायर आ गया, इधर कॉस आ गया, तो एक काम करो इसको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। 100 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 100 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 125 प्लस 100 कॉस थीटा इज इक्वल टू 100 माइनस 100 cos स्क्वायर थीटा। लेट cos theta is equal to x, 125 plus 100x is equal to 100 minus 100 x square। अब सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, 100x square plus 100x plus 125 minus 100 is equal to 0। एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब क्या करेंगे, 100x square प्लस 100x और प्लस 25 है ना, यहाँ से 25 ले लो कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। देखना साइन वगैरह सब सही है, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई। 125 है, 100 cos थीटा है और उधर 100 sin स्क्वायर थीटा,
100 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा 125 माइनस 100 इज प्लस 25, ये भी प्लस प्लस सारे प्लस के ही इज इक्वल टू 0। ये 25 इधर जाएगा 0.25, ये 0 हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखना हो रही है क्या इसकी मिक्सचर स्प्लिटिंग? 4x स्क्वायर तो ये है, 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आ जाएगा। मिक्सचर स्प्लिटिंग 2 प्लस 2 करेंगे 4 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x प्लस 2x इज 4x और 2 2 प्लस का 4 इंटू 1 करेंगे प्लस का। अब इन दोनों में पहले और दूसरे टर्म में 2x कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ पर क्या बचेगा 2x प्लस 1, यहाँ पर 1 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2x। इसका मतलब रिजल्ट आ रहा है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ गए? ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये मिटा रहा हूँ। इसके बाद देखिएगा ये आ गया हमारे पास 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/2। x कितना था? cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos 60। ठीक है, और ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 120 कि सीधा सीधा बायो वाले इनको तो सीधा ही बता दिया था कि भाई आपको क्या करना है, माइनस अगर यहाँ पर आ जाए तो 180 माइनस 60 कर दीजिए, बस रिजल्ट आ जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 मतलब cos थीटा इज इक्वल टू cos 120 डिग्री हो गया, तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री आ गई। ठीक है ना, तो हमारा ज़्यादा जो टाइम खराब करा है वो उसने करा है वो जो बीच का डिस्टेंस इन्होंने दे दिया ना 2 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस दे दिया, अब मेरे को लग रहा है कि इसमें टाइम दे नहीं रखा है। तो हमको अगर डिस्टेंस दे रखा है उसके साथ टाइम दे रखा है, तो हमारे पास ये जो v है रिजल्टेंट वेलोसिटी, वो हम किलोमीटर अपॉन आर यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम करके निकाल सकते हैं। टाइम दे नहीं रखा था तो वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दे रखा है, उसकी ज़रूरत ही नहीं। थीटा की वैल्यू 120 डिग्री आ गई है, सीधा सीधा। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, सोमेन बताओ क्लियर है? सोमेन आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है यहाँ तक? चलिए जी, बस यही बना था तो चलिए जी अगला देखते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम क्या कर रहे थे? हाँ जी, तो हमने लास्ट टाइम जो है ये देखा था कि जब भी कभी हमारे पास कोई भी फैक्टर इस तरीके का आता है कि हमको ना उसकी पोजीशन दे रखी है, x कोऑर्डिनेट दे रखा है, y कोऑर्डिनेट दे रखा है और z कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो हम x वाले में i कैप मल्टीप्लाई कर देंगे, y वाले में j कैप मल्टीप्लाई कर देंगे और z वाले में k कैप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पेज नंबर 17 पर आ जाइए। पेज नंबर 17 पर एग्जाम्पल नंबर 15 है। अब इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 15, वो उधर वाला पोर्शन मिटा दो, नोट कर लिया? कर रहा है, बीच वाला मिटा दो। एग्जाम्पल 15 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 15, इसमें क्या है, फाइंड द वेक्टर ए बी वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड, फाइंड द वेक्टर ए बी वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इफ इट हैज इनिशियल पॉइंट ए 1 2 -1 एंड फाइनल पॉइंट बी 3 2 2। ठीक है, अब देखिएगा, देखिए ये बड़ा आसान होता है। एग्जाम्पल नंबर 15 में देखिए, जैसे हमको एक पॉइंट उन्होंने दे रखा है ए
और ए के आगे ब्रैकेट में ना 3 टर्म्स लिखी हुई है कॉमा लगा लगा कर, यानी कि एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। ये लिखा है 1 2 -1, 1 2 -1। और दूसरा पॉइंट है बी, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2 2, 3 2 2। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आप ए बी वेक्टर निकालिएगा, फिर उसका वो बोल रहे हैं कि उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा। देखिएगा ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोई भी वेक्टर ए से बी तक अगर जा रहा है, ए से बी तक अगर जा रहा है, ए बी वेक्टर का मतलब है कि वेक्टर एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, ए से बी तक जा रहा है, तो एक्स में कितना डिस्प्लेस कर गया वो, आप ये देखिए एक्स में इनिशियल पोजीशन उसकी 1 थी और फाइनल पोजीशन 3 थी, तो कितना डिस्प्लेस कर दिया 3 - 1, यानी कि वो 2 यूनिट डिस्प्लेस कर दिया, 2 यूनिट। तो इसको क्या लिखेंगे 2 3 - 1, 3 - 1, और एक्स की डायरेक्शन इसको आई कैप, एक्स की डायरेक्शन में इसको जाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आई कैप मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स की डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर 3 - 1 आई कैप। ऐसे ही वाई वाला क्या होगा 2 - 2 प्लस का प्लस करके लिखेंगे ऐसे, प्लस का 2 - 2 जे कैप, फिर प्लस का 2 - -1 2 - -1 के कैप, ये हो गया। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 - 1 कितना हो गया 2 आई कैप, 2 - 2 कितना हो गया 0 जे कैप, और 2 - -1 मतलब 2 + 1, 2 + 1 कितना हो गया 3 के कैप। तो ये हमारे पास ए बी वेक्टर आ गया। आप इसका अगर आंसर देखेंगे तो आंसर है 2 आई कैप प्लस 3 के कैप, क्योंकि जो वाई डायरेक्शन वाला है वो तो 0 हो गया, 0 जे कैप, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, तो इसलिए 2 आई कैप प्लस 3 के कैप लिख दिया। ऐसे वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, उसमें वेक्टर का साइन हटा दीजिए सिंपल से, ए बी क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये आई वाले का क्या है कोफिशिएंट 2, तो 2 का स्क्वायर, जे वाले का कोफिशिएंट है 0, तो 0 का स्क्वायर, और के वाले का कोफिशिएंट 3, तो 3 का स्क्वायर। हाँ जी, 2 का स्क्वायर इज 4, 0 का स्क्वायर इज 0, 3 का स्क्वायर इज 9, तो 4 + 0 + 9 यानी कि अंडर रूट 13 यूनिट्स। अगर मुझे दे नहीं रखा कि वो कौन सा वेक्टर है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ पर मुझे दे रखा था कि एक वेलोसिटी v1 है, एक वेलोसिटी v2 है, तो वहाँ पर तो मुझे मालूम था कि जो मैग्नीट्यूड है, जो रिजल्ट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किलोमीटर पर आर नहीं है, यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा, तो मैंने दोनों यूनिट्स, समझ गए? क्लियर है भाई, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल 16 पे है फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मेरे को एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, ये तो ए वेक्टर है। और एक दे रखा है बी वेक्टर क्या है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। प्लस k कैप। अब देखिए सिर्फ i कैप लिखा हुआ तो लिख सकता हूँ 1i कैप, सिर्फ k कैप लिखा हुआ है तो सिर्फ इसको हम क्या लिख सकते हैं 1k कैप। वो बोल रहे हैं फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो दो वेक्टर्स हैं इनका रिजल्टेंट निकालना है, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा वो देखिएगा, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो इसका रिजल्टेंट निकालने का मतलब क्या है, आप ये देखो जब मैं रिजल्टेंट निकाला करता था तो रिजल्टेंट निकालते टाइम हम क्या करते थे, रिजल्टेंट का मतलब है दोनों वेक्टर्स का एडिशन निकालना है। रिजल्टेंट का मतलब होता है दोनों वेक्टर्स का एडिशन। मेरी बात समझ गए? अब वो एडिशन करने का अभी तक जो हमने तरीका देखा था तो ये देखा था कि अच्छा ए वेक्टर ये वेक्टर, ठीक है। अब उस ए वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड दे रखा है, मान लीजिए 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, मान लीजिए वो दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दोनों के बीच का एक एंगल भी दे रखा है, तो हम ये कहते थे कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आई कैप जे कैप के कैप यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में जब वेक्टर आते हैं और आपसे पूछा जाए रिजल्टेंट निकालो, भाई सीधा सीधा ऐड करते हैं। अब जब सीधा सीधा ऐड होगा तो जैसे अलजेब्रा में करते थे ना, एक्स वाला एक्स में ऐड, वाई वाला वाई में ऐड, जेड वाला जेड में ऐड, वही होगा। ये आई वाला आई में ऐड होगा, जे वाला जे में, और के वाला के में, खत्म। ये तो रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो रिजल्टेंट को क्या बोलेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो वेक्टर को ऐड करने के दो तरीके, एक तरीका वो है जिसमें दो अलग अलग वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड यानी कि उनकी वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और बीच का एंगल दे रखा हो। अच्छा, और जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में दे रखा हो, मतलब आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में, तो भाई सीधा सीधा ऐड करिए। कैसे होगा, 1 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है, प्लस बी वेक्टर 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 1 के कैप, ठीक है। 1 आई प्लस 3 आई कितना हो गया, 4 आई कैप, 4 जे माइनस 5 जे कितना हो गया, माइनस 1 जे कैप, माइनस 2 के प्लस 1 के, ये कितना हो गया, माइनस 1 के कैप, ठीक है। ये तो रिजल्टेंट निकल गया। अब उसके बाद की कहानी क्या है, अब रिजल्टेंट नहीं पूछ रहे थे वो ये पूछ रहे थे, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर अलोंग अ वेक्टर पूछा जाए, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू अ वेक्टर पूछा जाए, या सिर्फ यूनिट वेक्टर पूछा जाए, आपको यूनिट वेक्टर ही निकालना है बस। वो बोल रहे हैं ना यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट, तो किसी भी वेक्टर के पैरेलली आप कितना भी मूव करिए, मैं कहता हूँ कि वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट आर वेक्टर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर निकला है ना, इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। कैसे होगा भाई, ऊपर लिखो वेक्टर, ऐसे लिखेंगे पैरेलल टू रिजल्टेंट आर वेक्टर, कॉमा करके लिख रहा हूँ, ये होगा क्या, ये होगा आर कैप। किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके ऊपर का एरो हटा दो और उसके ऊपर कैप लगा दो, ठीक है। ये एरो हटाकर कैप लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आर वेक्टर अपॉन आर। आर वेक्टर क्या है, 4 आई कैप माइनस 1 जे कैप माइनस 1 के कैप, ये तो आर वेक्टर हो गया। और आर क्या है, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, सही है। इधर लिख रहा हूँ सर, ये आर कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर को लिखने का बस एक तरीका है, उसका डिनोशन है, बस आपने उसको डिनोट कर दिया इस तरीके से। जैसे किसी भी वेक्टर को डिनोट करने के लिए उसके सिंबल, मतलब उस टर्म के ऊपर आप एक एरो लगा देते हो, तो वो तो वेक्टर का निशान है। और यूनिट वेक्टर के लिए क्या करते हैं, एरो ना लगाकर उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, बस ये होता है। अब देखिएगा ये हो जाएगा आर कैप इज इक्वल टू 4 आई कैप माइनस 1 जे कैप माइनस 1 के कैप और अपॉन 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 16 प्लस 1 18 हो गया, ठीक है। अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2, 4 आई कैप माइनस 1 जे कैप माइनस 1 के कैप अपॉन 3 रूट 2, ठीक है जी। चलिए 1 मिनट रुकिए, बस मैं अभी 1 मिनट में आ रहा हूँ। आप इतना जरा एग्जाम्पल नंबर 17 पढ़ो, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ हाँ,
अच्छा, इसमें जो मेन क्वेश्चन है ना, मतलब जो मोशन इन अ प्लेन है, एक तो ये जो वेक्टर्स वाले हम एग्जांपल्स कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, एक तो ये बहुत आता है, और उसके अलावा जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के डेरिवेशंस आते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन, वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में नहीं है। हाँ वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में नहीं है। नहीं, वो तुमने उसमें पढ़ा था, क्या बता रहे थे तुम, काइनेमेटिक्स में। प्रोजेक्टाइल मोशन तुमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, हाँ। वो एक ही बात है। काइनेमेटिक्स में ये दोनों तीनों चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। चलिए जी, एग्जांपल नंबर 17 देखते हैं। अ वेक्टर एक्स वेक्टर, बॉटल भाई पानी किसको चाहिए ना, दे दो। एग्जांपल 17 है, अ वेक्टर एक्स वेक्टर एंड एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, फाइंड द वेक्टर एक्स वेक्टर। अब समझिए क्या दे रखा है। देखिए, ये जो एग्जांपल नंबर 17 है, एग्जांपल नंबर 17 है, इसमें है अ वेक्टर एक्स वेक्टर एंड एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक वेक्टर है एक्स वेक्टर, जब उसको ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट में ऐड कर दिया जाता है, हाँ जी, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ पर वेक्टर का रिजल्टेंट का मतलब होता है वेक्टर का एडिशन। तो जब एक्स वेक्टर को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में ऐड कर दिया जाता है, इट गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होता है, जे कैप, जे कैप, ठीक है। तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा जे कैप, ये बोला है कि जे कैप मिलेगा। अच्छा, अब एक वेक्टर है एक्स वेक्टर, ये एक्स वेक्टर बताना है कि क्या होगा। देखिए कैसे निकलेगा। एक्स वेक्टर को ऐसे ही इधर लिखा रहने दो, और ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है यहाँ लिखिए। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप। लिखिए 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप, ये तो हो गया ए वेक्टर। प्लस बी वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया, और इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, आई कैप, सॉरी जे कैप। बताइए क्लियर है ना सभी को, समझ गए। एक्स वेक्टर प्लस 3i प्लस 2i कितना हो जाएगा, 5i कैप माइनस 5j प्लस 4j, ये कितना हो जाएगा, माइनस 1j कैप, 7k माइनस 3k, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4k कैप, इज इक्वल टू j कैप को लिखो 1j कैप। अब ले जाइए सब कुछ उधर। तो ये जो 5i कैप है उधर जाकर हो जाएगा माइनस 5i कैप, प्लस का 1j कैप तो पहले से ही लिखा हुआ था, और ये माइनस 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये भी प्लस का 1j हो जाएगा, और प्लस 4k कैप ये हो जाएगा माइनस का 4k। तो एक्स वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो ये हमारे पास एक्स वेक्टर हो गया, ठीक है। आंसर देखिए, ये दे रखा है माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। क्लियर है, ठीक। अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल 18 में है, टू फोर्सेस F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट। साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट का मतलब क्या है कि F1 वेक्टर और F2 वेक्टर एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। तो जब एक ही पॉइंट पर दो वेक्टर्स एक्ट करते हैं तो उनका कुछ रिजल्टेंट आता है। रिजल्टेंट का मतलब क्या है, उनका एडिशन, ठीक है। तो ये चीज़ जो बोली है ना साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। मैग्नीट्यूड पूछ रहे रिजल्टेंट फोर्स का, तो रिजल्टेंट निकालना है यानी कि दोनों का एडिशन। और फिर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, बस
मॉडल। देखिए एक फोर्स दे रखा है 3i + 4j, F1 वेक्टर दे रखा है 3i कैप + 4j कैप। एक दूसरा है F2 वेक्टर 3j कैप + 4k कैप। j cap plus 4k cap, ये देखो है ना, और एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो पहले तो रिजल्टेंट फोर्स ही निकाल, रिजल्टेंट फोर्स को F वेक्टर बोलते हैं, तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ठीक है। F1 वेक्टर क्या हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप और F2 वेक्टर 3j कैप प्लस 4k कैप। i वाला तो एक ही टर्म, 4j प्लस 3j 7j प्लस 4k कैप, ये हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि ऊपर से आप बस वेक्टर का साइन निकालो। का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए जी 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा √74। इतना क्या न्यूटन यूनिट से लिखिए बल्कि, क्योंकि इन्होंने कुछ दे नहीं रखा है तो उसकी यूनिट क्या है, तो यूनिट से लिखिए। फोर्स लिखा हुआ है पर फोर्स की यूनिट अर्ग में भी होती है, न्यूटन में भी होती है, इस वजह से। ठीक है जी, अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 19। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 7i कैप प्लस 24j कैप, फाइंड अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी वेक्टर। फाइंड अ वेक्टर having the same magnitude as b vector and parallel to a vector। अच्छा, अब देखिए एडिशन वगैरह कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में कुछ अलग दे रखा है। इसमें कुछ अलग दिया है। एग्जांपल नंबर 19 में इन्होंने बोला है कि एक वेक्टर दिया है हमको 3i कैप प्लस 4j कैप। ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, दूसरा है बी वेक्टर 7i कैप प्लस 24j कैप। कैप प्लस 24j कैप। फाइंड अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी वेक्टर। मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड ऐसा हो जैसा कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो पहले। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड b इज इक्वल टू √7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर इज 49, 24 का स्क्वायर इज 576, 576 प्लस 49 इज 625, 625 का अंडर रूट कितना हो गया 25। ये समझ गए? ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि फाइंड अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी वेक्टर एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। तो अगर किसी एक वेक्टर के पैरेलल मेरे को कोई वेक्टर निकालना होता है तो मैं उसके अलाउंग यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूँ। ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लूँगा। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कैप। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो उसके ऊपर जो एरो का साइन है वो हटाकर कैप लगा देते हैं। कैप लगा दिया
अब ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, ए वेक्टर वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप, ये तो वेक्टर हो गया, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16। टी आई कैप प्लस 4j कैप, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 5, 3i कैप प्लस 4j कैप और 5, ये हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि मुझे, हाँ 59 plus 20। मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, और जिसका डायरेक्शन क्या हो, ए वेक्टर के पैरेलल हो। तो किसी भी वेक्टर के पैरेलल अगर मेरे को कोई वेक्टर निकालना है तो मैं उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूँ। मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया वेक्टर आ जाएगा जो वो पूछ रहे हैं। जो वो डिजायर्ड वेक्टर जो है, जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो आ जाएगा। हमें किसी भी वेक्टर में क्या चीज़ चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर निकालना होता है, मिल गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप लिखिएगा रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू बी इंटू ए कैप, ठीक है, बी इंटू ए कैप। बी क्या है 25 और ए कैप क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 15i कैप और 5 4 जा 20j कैप। ओके, समझ गए, ठीक। 15i कैप प्लस 20j कैप। अगला देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 20। टाइम है अभी, एक काम करिए आज फिर इतना ही कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करो। और कल वही एक बार आप शाम को 6:30 7 बजे के करीब ग्रुप जरूर चेक कर रहे हैं। 6:30 और 7 बजे के आसपास मैं मैसेज डाल दूँगा, शायद आधे घंटे की एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है ना, उसके